वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसकी कुछ भी आपको दिक्कत रहती है, डाउट रहता है तो बता दिया करें। और जैसा कि आपको पता है कि डीडवाना के आसपास भी कोरोना फैल रहा है, तो इससे एक ही उपाय है कि आप घर से ना निकलें, घर पे रहें और हमारी क्लासों का एंजॉय लें, क्लासों का नॉलेज अपने पास रखें, कॉपी के अंदर नोट करें, उससे कुछ भी दिक्कत आती है वो पूछें और अपने हाथों को बार बार धोते रहें साबुन से। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कुलाम का नियम, और कुलाम का नियम पढ़ के उसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, इसका सदिश रूप देखा और एक हमने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में भी बात करी थी, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट करे थे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को कुलाम का नियम अब तक प्रिपेयर हो चुका होगा। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा कुलाम के नियम को। कुलाम का नियम क्या था? कुलाम ने बोला कि 2 पॉइंट चार्ज लेने हैं, यानी बिंदु आवेश होने चाहिए। पहली बात तो बिंदु आवेश Q1 और Q2, इन दोनों के मध्य एक फिक्स दूरी होनी चाहिए जो कि 10 की घात -15 की कोटि से अधिक हो। किससे? 10 की घात -15 की कोटि से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इससे कम होगी तो क्या हो जाता था? नाभिकीय बल सक्रिय हो जाता था। और फिर हमने ये अगर r दूरी है तो कुलाम का जो विद्युत बल होता है वो कितना हो जाएगा? F बराबर K गुणा Q1 Q2 बटे r² हमने निकाला था। और जब आप सदिश की बात करते हो तो सदिश में क्या होता है? अगर एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है तो दोनों की स्थिति सदिश निकाल देते हैं, और स्थिति सदिश निकाल करके हम क्या करते हैं? एक बल निकालते हैं जो कि F12 अगर निकालते हो तो K Q1 Q2 बटे R12 का मोड का स्क्वायर, ध्यान रखना ये मॉड्यूलस का स्क्वायर था, और इसको मल्टीप्लाई किया था R12 कैप से। और ये जो कैप होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये इसकी दिशा में लग रहा होगा। और इसके बाद हमने बात करी थी कि Q1 Q2 बटे R12 का क्यूब कर दिया था और R12 वेक्टर बना दिया था। अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यूब, क्योंकि इकाई सदिश होता है वो क्या होता है? किसी भी चीज का सदिश बटा उसका परिमाण। तो ये क्या होता है? परिमाण का अगर भाग दे देते हैं सदिश में तो हमें मिल जाता है इकाई सदिश, और यहां से ये हमें प्राप्त हो जाता है। ये थी कुलाम के नियम की बात। और अध्यारोपण का सिद्धांत जो होता है उसमें बोला था कि एक से अधिक बल अगर है तो एक से अधिक बलों का क्या होगा कि सारे के सारे बल लेकर के उनका सदिश योग कर देंगे, हमें परिणामी बल मिल जाएगा। क्लियर है? अब हम नए टॉपिक की बात करते हैं, और नया टॉपिक जो है वो अपना चैप्टर के नाम से रिलेटेड है, और अभी तक हम चैप्टर के नाम पे नहीं पहुंचे थे। आज हम चैप्टर का नाम शुरू करते हैं, और चैप्टर का नाम क्या था? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र अगर चैप्टर का नाम है तो ये टॉपिक भी है क्या? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन से रास्ते तय किए? पहला हमने रास्ते के अंदर पढ़ा था आवेश। क्या पढ़ा था? आवेश। आवेश पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा आवेश के कितने प्रकार होते हैं, इस आवेश के गुण क्या क्या है, यानी ये क्या क्या कर सकता है, क्या क्या इसके गुणधर्म है, कैसे इसको बनाया जा सकता है, कैसे इसको नष्ट किया जा सकता है। ये सारा हमने किसके बारे में पढ़ा था? आवेश के बारे में पढ़ा था। अब बात आती थी इसके बाद में कि आवेश अगर है तो ये क्या करेगा? बल लगाएगा। क्या करेगा? बल लगाएगा। किस पर लगाएगा? किसी दूसरी वस्तु पर। लेकिन वो कोई सी भी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दूसरी वस्तु आवेशित है या नहीं है इसका हमें पता नहीं है। अगर दूसरी वस्तु आवेशित है इसका मतलब उसके ऊपर बल लगाएगा, यानी आवेश किस पे बल लगाता है? दूसरी आवेशित वस्तु पर। तो दूसरी आवेशित वस्तु पर बल लगाएगा कौन? पहला आवेश, पहली आवेशित वस्तु। कैसा बल लगा सकता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगा सकता है, तो उस बल की वजह से क्या होगा?
एक कूलाम ने बताया कि वो बल जो होता है उसका मान कितना होता है। क्लियर है। अब देखो 11th क्लास को एक बार याद करो, जब हमने क्लास 11th पढ़ी थी तो एक गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था। जैसा कि हमने शुरू में मैंने इसमें भी बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो दो बल ऐसे हैं प्रकृति में, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, और एक दूसरा जो हमने नाम पढ़ा था वो है विद्युत बल, विद्युत बल। ये दोनों बल ही ऐसे हैं जिसको आप देख नहीं सकते हो, इसको हम कभी देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लो ये ढक्कन है, इस ढक्कन को अगर मैं छोड़ता हूं तो अपने आप कैसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा, क्यों मैंने धक्का दिया इसको, नहीं दिया, फिर भी ये नीचे आया। अगर मैं इसको ऊपर फेंकता हूं तो भी ये नीचे आता है, मैंने तो इसको ऊपर की तरफ बल लगाया था, फिर भी ढक्कन कहां आ गया, नीचे की तरफ आ गया। अगर ढक्कन नीचे आ गया है तो क्या होगा, ढक्कन के नीचे आने की वजह से चलिए, जब हमने ढक्कन को ऊपर की तरफ फेंका फिर भी ढक्कन किधर आ गया, नीचे की दिशा में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ने इसको खींच लिया था। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो अपने आप लगता है प्रकृति में, और इसको लगाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली लग रहा होगा। यानी ढक्कन को जब भी मैं ऊपर फेंकूंगा या नीचे गिराऊंगा तो क्या होगा, इसके ऊपर बल लग जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल दो बल हो गए, और इन दोनों बलों के अंदर ही हमने देखा है कि ये दोनों बल आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, चमत्कार है। कैसे चमत्कार है कि भाई भगवान का चमत्कार हुआ कि अगर एक कण है और एक दूसरा कण है, दोनों के पास द्रव्यमान है तो दोनों एक दूसरे पे बल लगा सकते हैं। क्लियर है। और अगर इनके पास आवेश है तो भी दोनों क्या लगा सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर बल लगा सकते हैं। इसलिए दो बल ऐसे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल। हम अब बात करने वाले हैं कि विद्युत बल और विद्युत बल क्या होता है। देखो गुरुत्वाकर्षण बल की जब बात करी तो उसमें एक हमने बात पढ़ी थी गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या पढ़ा था, गुरुत्वीय क्षेत्र। यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है कोई द्रव्यमान की वस्तु। गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगाता है, कोई वस्तु जिसके पास द्रव्यमान होता है। अगर मैं बोलूं कि ये कोई वस्तु है जिसके पास द्रव्यमान है तो ये क्या करेगी, अपने चारों तरफ उपस्थित वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यानी अगर कोई यहाँ पर द्रव्यमान की वस्तु है तो इसको अपनी तरफ खींच लेगी। लेकिन एक बात देखना, अगर एक वस्तु यहाँ पर है और एक वस्तु यहाँ पर है, दोनों का द्रव्यमान क्या है, एक समान है। यानी इसका द्रव्यमान भी m3 है और इसका द्रव्यमान भी m3 है। इन दोनों का अगर द्रव्यमान समान है तो जो लगाने वाला बल है m के द्वारा इसके ऊपर बल लगेगा, वो बल समान नहीं होगा। यहाँ देखो द्रव्यमान समान है लेकिन बल का मान अलग अलग होगा। इसके ऊपर बल कम लगेगा, इसके ऊपर बल ज्यादा लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा इसलिए हो रहा था कि ये वस्तु इसके पास है, ये वस्तु इससे दूर है। कहने का मतलब क्या है, इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव इसके ऊपर तो है ज्यादा और इसका प्रभाव इसके ऊपर क्या है, कम है। प्रभाव क्या है, कम है। प्रभाव कम क्यों है, क्योंकि ये इससे दूर है। अगर ये इससे दूर है और इस पे प्रभाव कम है, मतलब दूरी बढ़ने या घटने के साथ में इसका प्रभाव कम या ज्यादा हो रहा है। और अगर इसका प्रभाव कम या ज्यादा हो रहा था, इसका मतलब कोई ना कोई इसका एरिया है, इसका क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के अंदर वो क्या कर सकता है, राज कर सकता है, जिस क्षेत्र में ये बल लगा सकता है। जैसे अगर सरकारों की बात करें तो एक कोई सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, राजस्थान गवर्नमेंट है, तो वो राजस्थान के पूरे क्षेत्रफल पे क्या करती है, अपनी सरकार चलाती है, हुकूमत चलाती है। तो वो राजस्थान सरकार का क्षेत्र हो गया। किसका क्षेत्र हो गया, राजस्थान सरकार का क्षेत्र हो गया, पूरा राजस्थान। सेम उसी तरीके से इस द्रव्यमान का कुछ क्षेत्र होगा और वो द्रव्यमान का क्षेत्र क्या होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा।
इस क्षेत्र के अंदर जो जो वस्तुएं आएगी उन सब वस्तुओं पे इसका प्रभाव होगा, और इसका प्रभाव होगा इसलिए वो इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ये तो हमने क्लास 11th में गुरुत्वीय बलों के बारे में पढ़ा था। अब अगर हम बात करें विद्युत बल की, तो सेम विद्युत बल में भी कुछ ऐसा ही होता है। क्या होता है देखते हैं। देखो मान लो ये कोई वस्तु है, आवेशित वस्तु है। इस वस्तु को यहाँ पे एक कमरा है और उस कमरे में रख दिया। मैं यहाँ पे एक कमरा बनाने जा रहा हूं। ये कोई कमरा है, इस कमरे के अंदर इस वस्तु को रख दिया, ये वाली वस्तु, और इस वस्तु के पास क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश है। मैं मानता हूं कि धनात्मक आवेश इसके पास होगा, कोई सा भी हो सकता है, आप कुछ भी मान सकते हो। आपके मानने की और सोच की शक्ति बहुत ज्यादा है। चलो, इसके पास आवेश है। अगर इस कमरे में जब ये नहीं है, जब ये नहीं था, तो मैं एक ढक्कन को लेके गया, एक वस्तु को लेके गया, और इस वस्तु पे कुछ ना कुछ आवेश था, लेकिन इस वस्तु पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ रख देता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। अब अगर वो आवेशित वस्तु जो अभी हमारे पास में थी, उस वस्तु को यहाँ पर रख दिया, और फिर दूसरी वस्तु को लेके गया, और इस वस्तु को ले जाने के बाद इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो आप कहोगे कि सर पहले भी बोला आपने कोई फर्क नहीं पड़ा, अब भी बोल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ा। यस, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये वस्तु आवेशित नहीं है। ये वस्तु क्या है? आवेशित नहीं है। और अगर कोई आवेशित वस्तु नहीं है तो दूसरी आवेशित वस्तु उसके ऊपर कोई बल नहीं लगाएगी। कोई भी बल नहीं लगा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका भी कोई आवेश नहीं है। अब अगर मैं इस आवेशित वस्तु को, ये एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर आवेश है। क्या है? आवेश है। कैसा आवेश है? कैसा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है, और मैं इस वस्तु को लेके गया इसके यहाँ पे, जैसे ही लेके जाऊंगा और हाथ में पकड़ रखा है, अब क्या होगा? इसके ऊपर धनात्मक आवेश, इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इससे हमें पता चला कि यहाँ पर कुछ ना कुछ शक्ति है जो कि इसको खींच रही है। अब अगर इसी वस्तु को आप दूर ले जाओ, तो जो बल आपको खींच रहा था, यहाँ पे मान लो 10 न्यूटन बल से इसको खिंचाव बल लग रहा था, उधर 10 न्यूटन बल से खींच रही थी, तो अब ये 10 न्यूटन से ना खींच करके जब ये यहाँ पर होगी तो ये 10 न्यूटन से कुछ कम बल से खींची जाएगी। क्या होगा? कुछ कम बल से खींची जाएगी। यानी इसके ऊपर जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन ना होकर के मान लो कितना हो गया? 5 न्यूटन हो गया। क्लियर है? 10 न्यूटन ना होकर के 5 न्यूटन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसकी में भी दूरी बढ़ाई तो दूरी बढ़ने के साथ में इसका प्रभाव क्या हो गया? कम हो गया। अगर इसका प्रभाव कम हो रहा है तो मैं अगर इसको और ज्यादा दूर ले जाता हूं तो कहीं ना कहीं एक बिंदु ऐसा आएगा जिस बिंदु पर इसका प्रभाव कितना हो जाएगा? 0। और अगर उस बिंदु पर प्रभाव 0 हो रहा है, इसका मतलब इसकी सरकार उसी तक सीमित है, उसके बाहर इसका क्षेत्र नहीं है। अगर इसका क्षेत्र नहीं है तो क्या होगा? उसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि इसका प्रभाव क्या हो गया? 0 हो गया। इसका प्रभाव 0 हो गया। कहाँ 0 हुआ? इसके क्षेत्र के बाहर निकलने पे। तो विद्युत वो जो क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र के अंदर ये बल आरोपित कर सकता है किसी दूसरे आवेश पर, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या? विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो, कहानी को ध्यान से सुनते रहो, कहानी को भूलना नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रट्टाफिकेशन मेथड लगा दिया और आप रटने में लग गए कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है।
कई बार होता क्या है, बच्चे कॉपी लेते हैं, कॉपी लेके उठा के ऐसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर बल लगाती है तो उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर उसको आप 4 5 6 बार रटते हो। ये चीज कभी नहीं करनी है, ये चीज फिजिक्स में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। इसलिए ऐसा ना करके फिजिक्स की हर एक चीज को गहराई से समझना चाहिए, उसकी फीलिंग लेनी चाहिए कि एक्चुअल में वो है क्या। क्लियर है? चलिए, अगर इसके पास मैं धनात्मक आवेश लेके जाता, इसके पास ही धनात्मक आवेश होता तो इसको धनात्मक आवेश यहां पे रख देता, और जैसे ही मैंने धनात्मक आवेश हाथ में पकड़ रखा और यहाँ पे लेके गया, क्या होगा, इसके ऊपर एक बल लगेगा, और वो बल किधर होगा, इसके विपरीत दिशा में होगा। वो बल अगर विपरीत दिशा में है मतलब इसको धक्का देगा, और ये बल अगर इसको धक्का दे रहा है इस दिशा के अंदर, मतलब मेरे हाथ में भी धक्का लगेगा। मान लो ये 15 न्यूटन बल से धक्का दे रहा है, क्योंकि ये तो आवेश पर निर्भर करेगा ना, कितना आवेश है या कितनी दूरी है, कितना इसके पास आवेश है और कितनी इसके पास दूरी है, उस बात पर निर्भर करेगा कि कितना ये बल आरोपित करेगा। अब मान लो इसने धक्का दिया, धक्का देने के बाद क्या हुआ, ये इधर आया, लेकिन अगर मैं इसकी दूरी बढ़ाता हूं, इसकी दूरियां बढ़ के यहाँ पे पहुंच जाती है। अगर दूरी बढ़ती है तो क्या होगा, इसके ऊपर बल का मान कम हो जाएगा। अगर बल का मान कम हो जा रहा है तो क्या होगा, बल का मान कम हो जाएगा, दूरी क्या हो गई, बढ़ गई है। दूरियां बढ़ गई मतलब इसका प्रभाव इसके ऊपर कम हो गया। जैसे जैसे दूरियां बढ़ती है प्रभाव कम हो जाता है, नजदीकियां रहेगी तो क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा। तो अगर आप इसको किसी ऐसे बिंदु पर लेके जाते हो, इसको यदि आप किसी ऐसे बिंदु पर लेके जाते हो जहां प्रभाव बिल्कुल नहीं है, ना ये वीडियो कॉल कर पाएगा, ना ये इसको फोन कर पाएगा, मतलब इसके ऊपर कोई भी बल आरोपित नहीं कर पाएगा, तो वो जो बिंदु है वो बिंदु क्या होगा, इसके प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। वो बिंदु क्या होगा, इसके प्रभावित क्षेत्र से बाहर होगा। अगर वो प्रभावित क्षेत्र से बाहर है तो कहने का मतलब क्या है कि इसका कोई ना कोई एक क्षेत्र है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों बलों के ऊपर, दोनों प्रकार के आवेशों के ऊपर उस क्षेत्र के अंतर्गत बल आरोपित कर सकता है। यानी इसका आवेश कोई सा भी हो, अपने क्षेत्र में ये किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर बल आरोपित कर सकता है, और उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, विद्युत क्षेत्र। तो जो इसके ऊपर बल लग रहा है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, उसकी निर्भरता क्या है, वो निर्भरता कैसे पता चलेगी। बल जो होता है उसके बाद हम पढ़ते हैं इसका विद्युत क्षेत्र, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, और जब हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब हमें पता चलता है कि इसके ऊपर ये कितना बल आरोपित करेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, तो आप अपने हिसाब से भी इसकी परिभाषा बना सकते हो। वैसे चलिए, तो विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई आवेशित वस्तु किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर बल आरोपित कर सकता है। ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई आवेशित वस्तु किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर बल आरोपित कर सकता है या कर सकती है, वो क्या कहलाता है, उस आवेशित वस्तु का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह उस आवेशित वस्तु का
विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बात करता हूं कि विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक का ज्यादा होगा या धनात्मक का ज्यादा होगा? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आवेश है, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, दोनों के लिए क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश की मात्रा समान है तो उसके पास में ये आवेश क्या रहेगा? विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा? एक समान रहेगा। क्लियर है? देखिए इधर, इसके लिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं। उदाहरण, यदि किसी स्थान पर रखी आवेशित वस्तु के पास दूसरी आवेशित वस्तु ले जाते हैं तो उस वस्तु पर पहली वस्तु द्वारा बल आरोपित किया जाता है। बल आरोपित किया जाता है यदि दूसरी आवेशित वस्तु को दूर ले जाते हैं तो यदि दूसरी आवेशित वस्तु को दूर ले जाते हैं तो उस पर लगने वाले बल का मान कम होता जाता है। यानी बल का मान क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि आवेशित वस्तु एक निर्धारित क्षेत्र में अपने बल का प्रभाव दिखाती है। उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखो, एक वस्तु ने दूसरी वस्तु पर बल लगाया और वो कहां पे लगा सकती है? एक अपने क्षेत्र के अंतर्गत लगा सकती है। अब वो निर्भर किस पर करेगा कि बल लगाया, वो क्षेत्र जो हो रहा है वो कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके पास कितना आवेश है। उसके पास क्या है? कितना आवेश है। जैसा कि राजस्थान सरकार है तो राजस्थान सरकार के पास में पावर है कि वो पूरे राजस्थान पे हुकूमत कर सकती है, तो वो पूरा क्षेत्र हमने क्या बोला? राजस्थान सरकार का हो गया। अब अगर कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस का, जैसे आप कहीं पर भी बात करते हो, नागौर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हो या कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हो, तो उस क्षेत्र की हुकूमत, वो जो पूरा क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है, उस क्षेत्र की हुकूमत क्या होती है? किसी और के पास में होती है। वो उस क्षेत्र के बाहर प्रभाव नहीं दिखा सकते, वो सिर्फ अपने क्षेत्र में प्रभाव दिखा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? उनके पास उतनी पावर है कि वो उतने क्षेत्र तक अपना प्रभाव दिखाएंगे। सेम उसी तरीके से जो आवेश होता है,
उस आवेश के पास कितनी मात्रा है, कितनी पावर है कि वो कितना एक बड़ा क्षेत्र बनाए या एक छोटा क्षेत्र बनाए, वो किस पर निर्भर करेगा, उस आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा। क्लियर है? चलिए इसको छापिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। लिख लीजिए इसको, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करें। चलिए अब देखिए हमने क्या बोला कि अगर कोई आवेश है, ये अभी अभी एग्जांपल लिया था हमने, और यहाँ पर कोई आवेश है जिसका मान है कितना, Q। कितना मान है, Q। अब ये Q का मान धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, वो निर्भर करेगा इसके ऊपर कौन सा आवेश है। अब जो मात्रा है, मान लो इसके पास 10 धनात्मक है या फिर 10 ऋणात्मक है। अब इसके पास क्वांटिटी कितनी है, मात्रा कितनी है, वो 10 कूलम है। 10 कूलम है तो इसका जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या रहेगा, हमेशा उस दूसरी वस्तु पर समान रहेगा। ऋणात्मक धनात्मक से हमें उस बल की मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ आई? सिर्फ और सिर्फ इतना प्रभाव पड़ेगा कि अगर ये धनात्मक है तो दूसरी धनात्मक पर क्या करेगी, प्रतिकर्षण, और अगर ये ऋणात्मक था तो दूसरी धनात्मक पर क्या कर रही होती, आकर्षण कर रही होती। यह आप भली भांति जानते हो। चलिए अब मान लिया इसके पास में Q आवेश है और वो किसी दूसरी वस्तु के ऊपर बल आरोपित कर रही है, कितना, F। कितना बल लगा रही है, F बल लगा रही होगी। अब उस बल की जो तीव्रता है, यानी बल कितनी तीव्र गति से लग रहा है, कितनी कम लग रहा है या कितना ज्यादा लग रहा है, या कितनी दूरी बढ़ाने पर उस बल का मान कम हो जा रहा है, वो चीज जो होती है उसको बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी क्या है कि विद्युत क्षेत्र कहाँ पर कितना प्रभावी है। अगर आप बात करो इसके पास में, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावी है, यानी बल का मान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने कूलॉम का नियम एक पढ़ा था, K गुणा Q1 गुणा Q2 बटे R²। R का मान अगर घटता है तो F का मान क्या होता है, बढ़ता है। यानी जिसे जैसे वस्तु इसके पास आएगी वैसे वैसे इसके ऊपर बलों का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसके विद्युत क्षेत्र में इसका जो दबदबा प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर प्रभाव बढ़ गया तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा प्रबल है। क्या है, विद्युत क्षेत्र बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है, और उस प्रबलता को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या नाम देते हैं हम, E नाम देते हैं। उसको E से दर्शाते हैं, बड़ा E। क्लियर है? चलो ये कोई आवेश है और इस आवेश के पास अगर मैं कोई आवेशित वस्तु लेके जाता हूं तो यहाँ पे बल का प्रभाव क्या है, यहाँ पे बल का प्रभाव क्या है, थोड़ा बहुत होगा। इसके पास लेके जाऊंगा और ज्यादा अधिक होगा, इससे दूर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अगर आप इसको इसके नजदीक लेके जाते हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी E का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यहाँ पर E का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने एक चीज देखी है, और हमने क्या देखा है अभी अभी, हमने ये देखा है कि जो बल है, बल होता है वो किसके साथ परिवर्तित होता है, यानी कम ज्यादा किसके कारण होता है, बल कम ज्यादा होता है आवेश के कारण। अगर इसके पास आवेश कम होता तो ये क्या होता, बल कम लगा रहा होता। आवेश इसके पास ज्यादा होता है तो ये ज्यादा बल लगा सकता है। ये बात अभी अभी हमने करी है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बल है वो समानुपाती होता है किसके, आवेश की मात्रा की। अगर आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो बल की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? दूसरी बात, अगर आप बात करो बल की और विद्युत क्षेत्र की, यहाँ पर इसके पास में बल लग रहा था F। अगर ये
इसके ऊपर तीव्रता क्या लग रही है, ई लग रही है। अगर मैं इसको दूर लेके जाता हूं तो बल का मान कम हो रहा है, तो हम ये भी तो कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पे कम प्रबल है, और कम प्रबल का मतलब क्या है, वहां पे तीव्रता कम है। और अगर तीव्रता कम है तो हम ये कह सकते हैं कि बल जो है वो समानुपाती होता है तीव्रता का। यानी किसी भी वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर यदि बल का मान कम हो रहा है तो वहां तीव्रता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बल का मान कम हो जाएगा तो तीव्रता भी कम हो जाएगी। ये तीव्रता कम हुई, ये बल भी क्या हो गया, कम हो गया। अगर आप दोनों को कंबाइनली लिखो, अगर आप दोनों चीजों को कंबाइनली लिखो तो F समानुपाती क्या होना चाहिए, E गुणा Q के। F समानुपाती होगा किसके, E गुणा Q के, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश के। और जब भी हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है नियतांक। क्या आ जाता है, नियतांक आ जाता है, और उस नियतांक का हमने कोई ना कोई नाम देना होता है। और हमने ये भी बोला हुआ है कि नियतांक जो होते हैं भौतिक विज्ञान में वो बनाए इसलिए जाते हैं कि इन दोनों राशियों का इक्विवेलेंस बना सके। यानी एक ऐसा गुणक होता है जो गुणक इसको कम या ज्यादा करके इसको क्या करेगा, बराबर बनाएगा। और बराबर बनाने के लिए हम एक नियतांक लेते हैं जो कि मान लो K1 है, K1 गुणा EQ हो जाएगा, क्योंकि हमने K का मान, K जो नियतांक है वो हमने ले रखा है कहाँ पे, कूलाम के नियम में। तो ये जो नियतांक होगा वो K वो वह नहीं होता जो आप वहां कूलाम के नियम में लिया था, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है K1। और ये जो K1 नियतांक है वो K1 नियतांक कितना होता है, 1 के इक्वल माना जाता है। K1 1 कब हो जाएगा, जब 1 न्यूटन का बल लगेगा, जब F बराबर 1 न्यूटन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 1 न्यूटन होगी तथा आवेश का मान भी 1 कूलाम हो, तो K1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। K1 नियतांक का मान 1 हो जाएगा, और K1 नियतांक का मान 1 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बल है F वो किसके बराबर होना चाहिए, E गुणा Q के बराबर होना चाहिए। बल किसके बराबर होगा, E गुणा Q के बराबर होगा, जहां पर F क्या दर्शा रहा है आपको, विद्युत बल, विद्युत बल। E क्या दर्शा रहा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो Q है वो क्या दर्शा रहा है आपको, आवेश का मान, आवेश का मान। क्लियर है। तो ये चीज थी किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में, कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र किस तरीके से काम करता है। आप लोगों को समझ आया होगा, अगर दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताएं। और अभी इस चीज को पहले राइट डाउन कर लेंगे, नोट कर लीजिए इसको, जो कि विद्युत क्षेत्र के बारे में है। चलिए लिख लिया होगा। अब हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया तो हमें जरूरत है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी थोड़ा बहुत जाने, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किस तरीके से निर्भर करती है, किस किस के निर्भर करेगी और किस तरीके से परिवर्तित होगी। चलिए बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसको हम दर्शाते हैं बड़ा ई से। किससे दर्शाएंगे, कैपिटल ई से दर्शाएंगे। और जो कैपिटल ई रिप्रेजेंट करेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसको साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। और ये एक सदिश राशि होती है, ध्यान रखना, इसलिए ई के ऊपर कभी कभार आपको ये तीर का निशान भी मिल जाएगा। और तीर के निशान का मतलब क्या है, ये एक सदिश राशि है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है
कि F जो होता है वो होगा F बराबर E गुणा Q। अगर आपको E का मान निकालना है तो E बराबर क्या होना चाहिए, F बट्टा Q। E बराबर क्या होना चाहिए, F बट्टा Q। बल बट्टा आवेश जो होता है वो किसी भी स्थान पर लगने वाला बल और वहां पे जो आवेश है उनके मध्य क्या दिखाएगा आपको, दोनों का अनुपात निकालोगे तो आपको मिल जाएगी तीव्रता। अब तीव्रता को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आवेश है इस आवेश का मान अगर मैं 1 कूलाम लूं, यदि Q बराबर कितना लूं, 1 कूलाम लूं, अगर 1 कूलाम आवेश है तो बल का मान क्या हो जाएगा, E बराबर F बट्टा 1। और मैं ये लिख सकता हूं कि E बराबर क्या है, बल। E बराबर क्या है, बल। और जो 1 कूलाम आपने आवेश लिया है, इस 1 कूलाम आवेश को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश या फिर टेस्ट चार्ज। यानी ये जो Q है इस Q को हम दर्शाते हैं यहां पर Q बराबर 1 को हम परीक्षण आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं, तथा इसे स्मॉल q, कैंसर क्यू देखें, स्मॉल q से दर्शाते हैं। इसका उपयोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन करने के लिए किया जाता है। यानी Q क्या है, टेस्ट चार्ज है। Q एक परीक्षण आवेश है जो कि परीक्षण करने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से लिखते हैं तो E बराबर F बटा Q लिखेंगे। E बराबर क्या लिखेंगे, F बटा Q लिखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस विद्युत बल के बराबर होती है, जो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस विद्युत बल के बराबर होती है जो 1 कूलाम परीक्षण चार्ज पर किया लग रहा हो। जो 1 कूलाम परीक्षण, यानी जो हम परीक्षण के लिए यूज करते हैं, परीक्षण आवेश पर लग रहा हो। यानी अगर आपको पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ नहीं होती, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल होता है। कौन सा बल होता है, जो 1 कूलाम परीक्षण आवेश के ऊपर लगता है। 1 कूलाम परीक्षण आवेश के ऊपर कोई भी आवेश जितना बल लगाएगा वो बल किसके बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, इसलिए मैंने लिखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है जो 1 कूलाम परीक्षण आवेश पर लग रहा हो। क्लियर है, यहां तक लिखिए इसको, फिर आगे करते हैं इसको। चलिए इधर देखिए थोड़ा सा, हमने ये पता है कि F बराबर, चूंकि F कितना होता है, कूलाम के नियमानुसार हमने पढ़ा है कि F होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर।
क्लियर है? तो यहां पर अगर कोई आवेश है Q, ठीक है, और यहां पर कोई आवेश है छोटा q, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश। और इस परीक्षण आवेश के मध्य इसकी दूरी कितनी है? r है। इसकी दूरी अगर r है तो f का मान क्या हो जाएगा? k गुणा q1 गुणा q, q1 की जगह मैं ये कैपिटल Q लिख देता हूं, q बटे r हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ये बल इस आवेश के कारण इस टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश के ऊपर लग रहा होगा। अब अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो तीव्रता क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो तीव्रता का मान होता है E। E किसके बराबर होगा? E बराबर होता है बल बटा परीक्षण आवेश। और बल बटा परीक्षण आवेश जब आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल का मान आपको यहां से पता है, आवेश का मान तो यही है, तो इसलिए समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। तो समीकरण 1 व 2 से अगर आप समीकरण 1 और 2 दोनों को देखते हो तो क्या हो जाएगा? E बराबर F बटा Q, तो F का मान क्या है? K गुणा Q बटा R स्क्वायर, और इसके अंदर भाग दे दिया किसका? छोटे q का, जो कि क्या है? टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है। क्लियर है? अब देखो इस q से ये q कट जाएगा और बचेगा क्या? E बराबर KQ बटा R स्क्वायर। ये क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, जो कि कोई भी आवेश है। जैसे मैंने अभी पहले उदाहरण के लिए एक डब्बा बनाया था और इस कमरे के अंदर अगर कोई आवेश रखा हुआ है, इसके ऊपर आवेश कितना है? Q, तो इसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E बराबर K गुणा Q बटा R स्क्वायर। क्लियर है? K का मान हवा के लिए कितना होता है? 9 इंटू 10 की घात 9। कितना होता है? K बराबर 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। यही तो पढ़ा था। और Q क्या है? आवेश। तो कोई भी आवेश जो है, ये जो है अपनी सरकार यानी अपना प्रभाव कितनी जगह पे लगाएगा वो आप यहां से निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए, इसके ऊपर कोई अगर आपको दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरे अगर आपको क्वेश्चन रिलेटेड जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है या फिर जो आप अपनी किताब से क्वेश्चन कर रहे हो उसमें अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें जरूर पूछें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाते रहिएगा, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम के अंदर काम आता है। नेवी हो या एयरफोर्स हो या नीट हो या जेई हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स बहुत हार्ड लगती है बच्चों को। क्लियर है? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करते रहना, फिजिक्स बहुत इजी लगेगी। चलिए लिखिए इसको।